बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की मुबैना एलएलबी की जाली डिग्री का केस आज फिर लगा हुआ है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच के सामने। और जस्टिस जहांगीरी ने एक ही दिन में 4 दरखास्तें फाइल की हैं। एक तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिव्यू कर लिया है, वहाँ कंप्लेंट जो है वो उन्होंने फाइल की है जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ। उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तस्सुब का इल्ज़ाम लगाया गया है, जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। फिर 3 दरखास्तें, मुतफर्रिक दरखास्तें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हैं और उन दरखास्तों की ज़ाहिर समाअत जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने ही करनी है और उनमें बेंच पे एतराज़ात किए गए हैं। और फिर एक दरखास्त जो है उन्होंने आईनी अदालत में भी फाइल कर दी है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने आईनी अदालत को तस्लीम कर लिया है। वैसे भी उन्होंने जो पहले बाकी जजेस थे ना, इनके बराबर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस, उन्होंने जो दरखास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, ये उसमें शामिल नहीं हुए थे जहांगीरी साहब। ये बहरहाल ये कोई अजूबा नहीं है कि उन्होंने आईनी अदालत में ये जो प्रोसीडिंग हो रही है उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। अच्छा, वो इतना मेरा ख्याल कोई अहम मौजू नहीं है क्योंकि वो अभी लगी नहीं है, जबकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को स्टे होगा तो उसकी कोई अहमियत होगी ना। अच्छा, इन दरखास्तों में उन्होंने जो निकात उठाए हैं वो मिलते जुलते हैं। अगर एक लेमैन के तौर पे, आम आदमी के तौर पे इन इल्ज़ामात को देखा जाए तो ये लग रहा है कि जनाब जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने जनाब बड़ा नुक्ता चुक देता है। लेकिन अगर कानून के तालिब इल्म की हैसियत से देखें, कानून और आइन के तनाज़ुर में इसका जायज़ा लें, अदालती फैसलों को देखें, फिर ये लग रहा है कि जनाब इनके जवाब जो हैं ये मुदल्लल और मौसर जवाब जो हैं ये मौजूद हैं और इनको मुस्तरद करने का जवाब भी मौजूद है। इन्होंने वैसे 3 बड़े वकील जो ना उनकी खिदमात ली हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने 3 दरखास्तें, मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की हैं, उनमें इनके वकील हैं मोहम्मद अकरम शेख साहब, सीनियर वकील हैं, और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो हैं कराची वाले, वो इनके वकील हैं। जबकि जो आईनी अदालत में इन्होंने दरखास्त दायर की है वो उनमें उज़ैर भंडारी साहब जो हैं, जस्टिस करामुन्नज़ीर भंडारी के साहबजादे हैं, वो उन्होंने वकील के तौर पे उनकी खिदमात ली हैं। अब ये देखें जी इन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सरफराज डोगर के खिलाफ कार्रवाई और उनकी बरतरफी के लिए जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है, शिकायत फाइल की है, उसमें उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वही इल्ज़ामात जो हैं वो जो उसको नक्शर बना के ना उसके साथ भी लगाया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की गई हैं। जनाब मैंने तो इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी हुई है, यानी साड़ी जाती दुश्मनी पै गई आ, ये कहना चाह रहे हैं। ते हुण जनाब ये केस नहीं सुन सकते। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी उन्होंने की हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जो जस्टिस सरफराज डोगर है ना, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये मेरा जब डिग्री वाला इशू बना है ना केस, तो उन्होंने जनाब मेरे साथ भी बात की और बिल वास्ता और बिला वास्ता, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये उन्होंने मुझे तजवीज़ दी, मशवरा दिया कि भाईजान तुसी जेह्ड़े ना इस्तीफा दे दो। मेरे ते बड़ा प्रेशर आ और इस्तीफा आप दें जनाब पोस्ट डेट, यानी कि आपके जब 5 साल पूरे हो जाएंगे 29 दिसंबर को, तो उसके बाद की तारीख डाल के ना इस्तीफे के ऊपर, ताकि आपको पेंशन की मुराद वगैरह मिल जाए, वो मेरे हैंड ओवर कर दें और जनाब आप मौज करें तो मेरे ऊपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ये उन्होंने नुक्ता लिया है। अच्छा, ये इतना बड़ा नुक्ता निकाल के लाए हैं, जब ये पिछली पेशी पे, गुज़श्ता समाअत पे अदालत में हाजिर हुए थे तो उस वक्त इन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाया था? ये सोचने वाली बात है। अब सोचने वाली बात ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर जेड़े ने वो इन्ने भोले रहे कि जनाब तेरे नाल डिस्कशन करनगे। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट भी डाल दिया, इनडायरेक्ट भी डाल दिया। इनडायरेक्ट के आपने सबूत दिए हैं कोई? जुडिशियल जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दरखास्त दी है, ये भी देखने वाली बात है ना। और फिर यहाँ जो अगर आप ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो आप खुद ही तो कह रहे हैं कि रिट जुडिक्शन में जो अदालत है वो शहादतें तलब नहीं कर सकती।
ये शहादतों का मुतकाज़ी मामला है जो आप कह रहे हैं, आपको शहादतें पेश करना पड़ेगी, बयान हल्फी पेश करना पड़ेंगे कि जनाब फलां बंदे थे, वो कहते हैं जनाब वो मेरे साथ और भी कुछ लोगों के साथ इन्होंने ये डिस्कशन की है। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जनाब सरफराज डोगर साहब के खिलाफ मैंने दरखास्त दी थी, इनकी जब ट्रांसफ़र हुई है लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और खादम हुसैन सुमरो साहब जो कराची से हैं उनके खिलाफ भी दरखास्त दायर की थी, और जस्टिस आसफ जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं उनके खिलाफ भी दरखास्त थी हमारी जनाब। तो वो जनाब इसलिए जनाब हमारा ज़ाती से एक मामला है, जब क्लिश है तो ये जनाब जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, फटाफट मुकदमा दी समात करी जा रहे हैं ते जनाबी अली तुसी इस तरह करो कि तुसी ना बैठो। वो कहते देखे ना खादम हुसैन सुमरो साहब जो वो नहीं बैठे थे, बेंच बना था एक। और फिर वो कहते हैं जो आजम खान साहब जो है आपने अपने साथ बिठाए हुए हैं, ये तो एडिशनल जज हैं, इन्होंने भी कन्फर्म होना है और इनकी कन्फर्मेशन जो है उसको रिकमेंड करना है आपने। इसलिए यानी वो कह रहे हैं कि आजम खान साहब जो है ना ये आपके दबाव में काम कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंटली आजादाना राय नहीं दे सकते, ये वो कह रहे हैं। इसलिए जनाब आप भी ना बैठे, वो भी ना बैठे। अब आगे जाके जो 3 दरखास्त है उनमें एक बात ये कर रहे हैं कि जनाब अब ऐसा करें कि बड़े अहम नुकात इसमें उठाए गए हैं। 3 अलग अलग दरखास्तें थे, हालांकि एक दरखास्त में भी सारी बातें हो सकती थी, लेकिन 3 अलग अलग दरखास्तें इन्होंने फाइल की हैं। अब ये कह रहे हैं कि जनाब एक तो ये है कि जनाब आप जो है इसको बड़ा अहम मामला है कानूनी निकात में। पहले तो ये बता दो ना कि ये जो जिस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो मैंने आपके खिलाफ उन लोग जजों में शामिल था जिन्होंने आपकी सीनियरिटी चैलेंज की थी, ट्रांसफर चैलेंज की थी, तो वो तो भाई चैप्टर क्लोज हो चुका हुआ है। आप गए थे, आपकी दरखास्त मुस्तरद हो गई थी, इस ट्रांसफर को जायज डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त जो है वो भी आपने पैरवी नहीं की, अदम पैरवी की बुनियाद पे खारिज हो चुकी है, वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया हुआ है। अब उसकी बुनियाद पे जनाब आप एक दरखास्त लेके आ गए। इस हवाले से मैं आगे जाके बताता हूँ जजमेंट्स मौजूद है कि भाईजान ये कोई गल नहीं है कि थोड़ा जनाब इतना तलक आ या इतना मुखालफत आ तो जनाब जज साहब तुम केस ना सुनो, ये कहते गल ही कोई नहीं है, वो मैं जाके दसा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जनाब आपको याद होगा कि पिछली दरखास्त में इन दरखास्तों में जिक्र किया है इन्होंने कि जनाब आपने डिवीजन बेंच बना दिया, 2 जज सुन रहे हैं, तो इंट्रा कोर्ट अपील का मेरा राइट जो है वो मजरू हो गया है। अगर एक जज सुने ना हाई कोर्ट का ये रिट दरखास्त, तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो उसी अदालत में हाई कोर्ट में ही दायर हो सकती है। अगर डिवीजन बेंच सुने तो फिर उसके अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, जैसे ये गए हैं आईनी अदालत में, या आईनी अदालत में जाती है, बल्कि अब तो आईनी अदालत में जाती है रिट के खिलाफ। तो वो जनाब कह रहे हैं जनाब ये सिंगल बेंच बनना चाहिए था, एक जज सुनता। तो वो मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक मिसालें मौजूद हैं और जिन्होंने जो मुस्तरद किया है उन्होंने इनकी इस दरखास्त इस्तदा को जो पिछली पेशी भेजे हाजिर हुए थे अदालत में, तो उन्होंने जो मुस्तरद की थी इस्तदा उन्होंने भी ये कहा था जनाब कई एक मिसालें मौजूद है इसकी कि लार्जर बेंच बनते रहे हैं रिट दरखास्तों पे, तो ये तो कोई नुकता नहीं आपका जो। अच्छा, अब ये कह रहे हैं यानी इनकी अपनी ही दरखास्त में, उसी दरखास्त में आगे जाके ये कहते हैं तजाद है। तजाद ये है कि ये पिछली पेशी पे भी इन्होंने ये कहा, इस दरखास्त में भी ये कहा कि सिंगल बेंच बनना चाहिए था। फिर आगे जा कहते हैं इसमें जनाब बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जो पहली मरतबा जो है वो जुडिशियल रिव्यू हो रहा है उनका, जेर गौर आ रहे हैं अदालती, तो इसलिए फुल कोर्ट बनाते हैं आप। फुल कोर्ट में कौन कौन हो जनाब, ना आप हो यानी सरफराज डोगर साहब भी ना हो, ना ही ट्रांसफर होने वाले दीगर 2 जज साहबान जो हैं खादम सुमरो साहब और आसिफ साहब वो उसमें शामिल हो। बाकी जजों पे मुश्तमिल जनाब एक आप जो है ना ये फुल कोर्ट बना दें। अब पहले कह रहे थे, अच्छा अब जो है अगर फुल कोर्ट बनती है तो फिर क्या जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो राइट मुतासर नहीं होगा? आपके खिलाफ आता है फिर आपका राइट जो है वो डिस्टर्ब होगा, अगर आपके हक में आता है तो फिर दूसरा फरीक जो है जो दरखास्तगार मियां दाऊद है उसका राइट जो है वो मजरू होगा। इस तरह की उन्होंने कुछ दरखास्तें दी है। अब इसका जो मामला ये है कि ये टेक्निकली या टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये निकलना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। अब इनके पास चारा कोई नहीं था कि वो जो मामला है ना कि जनाब मैंने आपके खिलाफ दरखास्त दायर की थी ट्रांसफर के खिलाफ, वो मुस्तरद हो गया हुआ है और वो जो जजमेंट्स हैं वो भी ये कहती हैं, आला अदालतों की जो माजी की जजमेंट्स है, अदालती नज़ायर जिनको हम कहते हैं, वो भी ये कहते हैं जनाब इस बुनियाद पे कोई जज जो है
उसको मजबूर नहीं किया जा सकता जनाब आप केस ना सुने। और ये जज की मर्जी होती है कि जज ने फैसला करना होता है कि उसने बेंच में बैठना है या उठना है। अच्छा, जाती मफाद ना उसका वाबस्ता हो, ये वैसे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है। तो ये इनका तो जाती मफाद है ही कोई नहीं। इसमें सरफराज डोगर का आपकी डिग्री के मामले से में क्या जाती मफाद है। और फिर ये कह रहे हैं, एक तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब सिंध हाई कोर्ट जो है ना, उसके फैसले तक ये इसकी समाअत मौखर कर दी जाए। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में ये वहां भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे गए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब 34 साल बाद मेरी डिग्री का रिकॉर्ड जो उन्होंने निकाला है सिंध हाई कोर्ट ने, तो जनाब उसके पास ये इख्तियार नहीं, सॉरी सिंध हाई कोर्ट में माफी चाहता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी ने एलएलबी का जो मामला है, तो जनाब उसमें तो जनाब ये उसके पास इख्तियार ही नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। तो ये जनाब पहले एक सिविल कोर्ट में मामला जाना चाहिए था, को चैलेंज करता, फिर वो सिविल कोर्ट डिग्री जारी करती मेरे खिलाफ, फिर जो है उस डिग्री की बुनियाद पे जो यूनिवर्सिटी है वो कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन जो रिकॉर्ड है वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब नहीं, आपकी तो डिग्री गलत है। और ये अच्छा, ये टेक्निकल चीज में पढ़ रहे हैं, लेकिन डिग्री क्यों नहीं ला के दिखा देते? एलएलबी पार्ट 1 का रखे सामने और एलएलबी पार्ट 2 का सामने रखें, और फिर उनका रिकॉर्ड देख लेते हैं वो क्या मामला है क्या नहीं है। इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? ये कह रहे हैं जब फैसला हो चुका होगा, जनाब मुझे किसी ने फारग करना है, किसी ने फैसला कर लिया हुआ। भाई अगर बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं जाली डिग्री, बाकियों की जाली डिग्री क्यों नहीं निकली? आप ही की जाली डिग्री क्यों निकली? हलफ आप देते हैं ना मेरी डिग्री, मुझे डिग्री जारी हुई थी, लेकिन वो डिग्री कैसे हासिल की थी? अनफेयर मीन्स का केस था, उस दौरान आपने गलत इनरोलमेंट नंबर डाले बोगस किसी और के, और डिग्री ले ली। इम्तिहान भी दिया होगा, लेकिन कानून की नजर में तो वो डिग्री काबिल मनसूख ही है, वो डिग्री है ही नहीं। बहरहाल ये टेक्निकल ग्राउंड पे मैंने अर्ज किया ना, लेकिन कानून जो है वो कुछ और कहता है। अब ये मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने एलएलबी भी किया हुआ है और जज भी रहे हैं इतनी देर से, 5 साल होने को आए हैं। ये 29 दिसंबर को 5 साल पूरे हो जाएंगे बतौर जज। तो इनको इन्होंने कोवरंटो पता नहीं रेट दरखास्तें उनकी समाअत की है या नहीं की है, समझ नहीं आ रही मुझे इनकी। तो कोवरंटो जो है ना, उसमें तो सिर्फ ये कानूनी निकात होते ही नहीं, रेट वाला जो आम रेट होती है कानून की अमलदारी वाला, वो मामला तो होता ही नहीं उसमें। और उसमें तो सिर्फ ये देखना है उन्होंने कि जनाब ये आपके ऊपर इल्जाम है कि आप जो अहल नहीं थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनने के, लेकिन आप बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उसकी जो बुनियादी अहलियत की शराइत है उनमें यह है कि जनाब बंदे को एलएलबी होना चाहिए, वकील होना चाहिए, इतना अरसा हाई कोर्ट में उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी उसकी उम्र होनी चाहिए। आपकी तो एलएलबी की डिग्री जाली, आप वकील ही नहीं है, तो फिर आप जज कैसे बन के बने? इतना फैसला करना है उसने, और वो रिकॉर्ड देख के फैसला करना है। अच्छा, ये जो आम रेट होती है ना, आम रेट दरखास्त 199 की तहत, उसमें अदालतें ये कहते हैं ये शहादतों का मतकाती मामला है, तो इसलिए हम जो है इसको नहीं देख सकते। लेकिन कोवरंटो जो है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उसी में दिया गया है, आइन के आर्टिकल 199 में ये दिया गया है। अच्छा, उसमें जो है वो इन डीप इंक्वायरी हो सकती है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये मैं कहां से ये मैंने अखज किया है, मैं वो वहां से तो पकड़ के मैं बात नहीं कर रहा ना। ये इसमें यह है कि यानी वो फैक्ट पे भी जा सकती है, फैक्ट की इंक्वायरी भी कर सकती है अदालत कोवरंटो में। वो तो फैक्ट्री होता है ना, ये अमरे वाकई होता है, नहीं अब डिग्री असली है नकली है, वो तो शहादत का मुतकाजी रिकॉर्ड जो है वो लाना होता है। ये सर एससीएमआर और पीएलडी में ये छिपी हुई जजमेंट है, उसमें वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान टबैको बोर्ड का केस है बनाम ताहर रजा, उसमें ये डिक्लेयर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोवरंटो में इन डीप इंक्वायरी हो सकती है। ये इतनी सी बात है, ये कह रहे नहीं हो सकती। और दूसरा ये जो तस्व वाला है जनाब, मैंने आपके खिलाफ जनाब दरखास्त दी थी और मैंने अब जुडिशल जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपके खिलाफ दरखास्त दे दी है, मेरी तो जनाब आपके साथ दुश्मनी बढ़ गई हुई है, ये वाली बात। ये आपको याद होगा कि जो वो थे मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने 2007 में एक पीसीओ जारी किया था, 43 जजेस जो इन्होंने फारग कर दिए थे, दोबारा हल्फ नहीं लिया था पीसीओ के तहत उनसे, यह जजों ने इनकार कर दिया था। तो वो पीसीओ वाला जो केस है, कराची बार वाला, सिंध बार वाला, तो वो उसकी जब नजरसानी फाइल हुई ना,
ये PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 585 ये छपा हुआ है वहां, ये फैसला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। जब नजरसानी फाइल की ना इन्होंने मुशर्रफ साहब ने, तो उसमें उन्होंने बेंच पे एतराज कर दिया कि जनाब ये इफ्तिखार चौधरी क्यों बैठा हुआ है। उस बेंच के सारे ही जज थे ना, तकरीबन सारे वो थे जो इन्होंने 2007 में PCO के तहत निकाल दिए थे। इन्होंने कहा जनाब मेरी तो आपके साथ मामला जाती मामला है आप लोगों का, तो आप लोग जनाब ये केस कैसे सुन सकते हैं, आप ये केस नहीं सुन सकते। तो उन्होंने ये एक नुक्ता उस पर उन्होंने जजमेंट दी थी बाकायदा फुल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जनाब ये जो मामला वो वैसे तो फिर कोई सुन ही नहीं सकता था उनकी दरखास्त, सारे ही मुतासरा थे PCO से। तो उन्होंने कहा जनाब ये कोई एतराज नहीं है, हमने जो हलफ उठाया हुआ है उसके तहत इंसाफ करना है। अगर आपका केस बनता हुआ तो आपके हक में हो जाएगा, मुखालफत में हुआ तो, यानी उन्होंने ये इस जवाज को कि जनाब आपने, वैसे तो अगर एक जज है वो मेरे खिलाफ कोई फैसला कर देता है एक केस में, और दोबारा उसके पास जब जाता है और मामला कोई और है, तो मैं कहूँ नहीं जनाब आप तो मेरे खिलाफ है, आपने पहले भी मेरे खिलाफ फैसला दिया था, तो आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी हुई है कि नहीं भाई साहब ये कोई बात नहीं। अब ये मिसालें दे रहे हैं, एक केस ये निकाल के लाए हैं, वो काजी फायद ईसा वाला, आपको याद होगा कि जिस काजी फायद ईसा ने एक सू मोटो लिया था जब इमरान खान ने वो दिया था अरकान असम्बली को फंड दिए थे, उस पर उन्होंने कोई रिकॉर्ड शिकार्ड मंगवाया था, उस पर ऊपर 3 रुकनी बेंच बनाया था चीफ जस्टिस गुलजार साहब उन्होंने। तो उसके बाद वो काजी साहब ने कोई सवाल किए, 1-2 3 रुकनी बेंच था वो, तो ये जनाब वहां अंदर ही कमरे अदालत में जनाब इनकी आपस में तलखी होगी, बेंच उठ गया और अंदर जाके जनाब उन्होंने फिर दोनों जजों ने ना, जो 2 जज थे उनके साथ काजी साहब को दोबारा उन्होंने एक जजमेंट दे दी कि जनाब ये क्योंकि इमरान खान ने इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हुआ है, इसलिए ये जनाब इस केस में नहीं बैठना चाहिए जितने भी इमरान खान के खिलाफ मुकदमात हैं। अच्छा, ये जो जजमेंट बता रहे हैं वो जजमेंट खैर मुसर हो गई थी बाद में, काजी साहब सुनते नहीं रहे, वो जजमेंट जो है वो खत्म हो चुकी हुई है जिसकी ये मिसालें दे रहे हैं। एक और जजमेंट है, ये एक सो मोटो केस था, साकिब निसार साहब पेशावर में बैठे हुए थे, तो वहां काजी साहब भी उस बेंच में थे। काजी साहब ने जनाब 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जनाब ये ओरिजिनल जुडिक्शन है जो इस हवाले से जो लॉ ऑफिसर थे उनसे सवाल कर लिया, इनको समझ आ गई, कोई हॉस्पिटल्स के मतलब वो सो मोटो था। मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच में थे, तो इन्होंने साकिब निसार ने कहा अच्छा थोड़ी देर बाद आते हैं, वो गए और बाद में आके जनाब उन्होंने अपना इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बेंच ही बदल दिया और काजी साहब को उस बेंच से निकाल दिया। काजी साहब सिर्फ बेंच में चैम्बर में बैठे हुए इंतजार करते रह गए, लेकिन ये जनाब मंसूर अली शाह साहब के साथ आकर बैठे और जनाब इन्होंने वो जो भी फैसला करना था किया। तो बाद में ये मंसूर काजी ने भी उस पर जजमेंट दी, जनाब मुझे कैसे निकाल सकते हैं मेरी मर्जी के बगैर इंतजामी इख्तियार के जरिए। मंसूर अली शाह साहब ने भी उस पर जजमेंट दी, यानी 2 जजों ने इसके खिलाफ साकिब निसार के इस इकदाम के खिलाफ फैसला दिया था कि जब आप नहीं निकाल सकते थे, उनको बेंच से नहीं उठा सकते थे। अब ये जो गुलजार वाले जजमेंट में लेके बैठे हो काजी साहब वाले, तो वो तो गैर मौसर हो गई थी। बाद में काजी साहब ने मुकदमात की समाअत नहीं की इमरान खान के खिलाफ, आपके इल्म में है ना, वो कलदम हो गया था। और दूसरा ये जो कह रहे हैं ना कि जनाब मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला तो 20 दिन दे दे, और या फिर एक और दरखास्त दी है कि जनाब सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक मुझे जनाब का वो ये कार्रवाई रोक दी जाए इसकी, ये इस्लामाबाद वाली। तो भाई मेरे वो भी एक जजमेंट जो है बड़ी मशहूर जजमेंट है वो मुझे। अच्छा, एक तो वो इन्हीं के वो देखे गए हुए हैं जिनके जो चहेते रहे हुए हैं, उमरदा बंदयाल साहब, जब ऑडियो लीक्स वाला मामला नहीं आता, ऑडियो लीक्स एक कमीशन बना दिया था, इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर दिया था हुकूमत ने, वो मामला गया था। तो ये जनाब उसमें इंक्वायरी कमीशन में ये एतराज किया गया था उमरता बंदयाल पे, तो जनाब आपकी तो इनके साथ दोस्तियां हैं, ये जो भी एतराजात थे, तो उस वक्त वो जो था ना वो मुस्तरद कर दी गई थी, वो फेडरेशन वफाकी हुकूमत PDM की दरखास्त वो मुस्तरद कर दी गई थी कि नहीं जनाब आप जो है ये एतराज नहीं कर सकते, मैंने तो सुनना है, ये भी कोई बात है जनाब आपकी उनके साथ मुखालफत है, उनके साथ दोस्ती है, ये कोई इशू नहीं है, और जज की मर्जी है वो बैठे, जज की मर्जी है वो ना बैठे, ये आपके इल्म है ना। और फिर ये एक और जजमेंट है 2016 की सुप्रीम कोर्ट,
SCMR 1961। तो ये जनाब ये कह रही है जस्टिस गुलजार साहब की ये एक दरखास्त है। वो भी रिव्यू नजरसानी का केस था, तो उसमें जो वकील साहब थे ना, फ्री कैन में से एक के वकील ने ये एक दरखास्त बाकायदा दे दी, तहरीरी दरखास्त, कि जवाब दाखिल करने के लिए मुझे इतनी मोहलत दी जाए। जैसे कह रहे हैं ना, मुझे 30 दिन दिए जाए, रिकॉर्ड देखना है मैंने, रिकॉर्ड के लिए। तो वो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था, बल्कि कि ये एक मुकदमा, ये तयशुदा अमर है। वो कहते थे कि ये समाज को रेगुलेट करना जो है वो अदालत की जिम्मेदारी है। फ्री कैन की मर्जी से समाज जो है वो आगे नहीं बढ़ाई जा सकती कि ना ये तारीख दे दें, वो तारीख दे दें, वरना वकील तो जो है रोजाना किसी न किसी बुनियाद पर दरखास्त लेके आ जाते हैं इल्तवा की। तो वो अदालतों की जजमेंट्स मौजूद हैं। जनाब अदालत ने रेगुलेट करना होता है कार्रवाई को, किसी फ्रीक ने नहीं करना होता। जो मुझे नजर आ रहा है किसी किस्म के आर्गूमेंट्स होंगे, ये अपने हक में दलाइल देंगे, और मियाँ दाऊद जो दरखास्त गुजार हैं वो अपने हक में दलाइल देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो इस्लामाबाद बार और की वो दरखास्तें वगैरह थी, वो उन्होंने फ्रीक नहीं बनाया, लेकिन ये कहा कि हम उनको सुनेंगे जरूर। तो जब इन डीप इंक्वायरी का मामला हो जाएगा, जब वो लेके आ जाएंगे रिकॉर्ड, अगर ये बाइकाट भी करते हैं फर्ज करें, जब वो रिकॉर्ड लेके आ जाएंगे यूनिवर्सिटी वाले, HEC वाले, तो फिर वो रिकॉर्ड सामने रख के जो है वो इन डीप इंक्वायरी करके अदालत जो है शवाहद देख के, रिकॉर्ड देख के ये फैसला कर सकती है जनाब इनकी डिग्री असली है या नकली है, जाली है क्या नहीं है। ये सर इस तरह का ये केस जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सरफराज डोगर को जनाब इस केस से दूर कर दिया जाए, और या फिर एक लंबा इल्तवा जो है वो ले लिया जाए। आईनी अदालत ने तो अभी तक इस पर नोटिस नहीं लिया। वहां भी इन्होंने इसी तरह के कानूनी निकात उठाने की कोशिश की है कि जनाब देखें, आपने कहा था पहले इस बात का फैसला करेंगे ये दरखास्त काबिल समात है या नहीं है, उस वक्त मुझे सुना ही नहीं गया, जनाब वो अपने तौर पर फैसला कर दिया। ये इस तरह का नुकता इन्होंने वहां लिया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जब इंक्वायरी करेगी तो करेगी, सरदस्त तो वहां उन्होंने कुछ नहीं किया ना। तो बहरहाल ये जो इन्होंने दिए, जो मैंने अदालती जजमेंट आपके सामने रख दी हैं, उनकी बुनियाद पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। एक और मौजूद है जैसे मैं मुख्तसर बात करना चाहूंगा कि दो खबरें हैं जनाब। एक तो मेरे सामने ये खबर पड़ी हुई है कि जनाब जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ, इन्होंने जनाब 700 जो सिंथी वर्कर्स है ना, सिंथी मजदूर, उनके लिए, उनके खानदानों के लिए इन्होंने 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी है, और वो मुफ्त फ्लैट दिए जाएंगे। ये तो होगी यहाँ की खबर। एक खबर दूसरी है, पहले भी मैं कई मरतबा अर्ज कर चुका हूं कि मरियम नवाज जो है वो दीगर जो वज़ीर आला हैं उनको भी इम्तिहान में डाले रखेंगे, और ऐसा ही है। अच्छा एक तरफ तो ये है, अच्छा इसमें ना सिर्फ ये यहाँ पे काम रोका नहीं उन्होंने कि 720 फ्लैट जो है वो दे दिए जाएंगे, घर दे दिए जाएंगे, आगे भी उनकी प्लानिंग है। और उसकी प्लानिंग आगे क्या है, वो ये है कि जनाब उन्होंने एक और हदायत की है कि जो सनती वर्कर्स है ना, उनके लिए 1872 फ्लैट्स जो हैं आइंदा 18 माह में मुकम्मल किए जाए। एक हो गया। और दूसरा जो बैचलर होते हैं ना, वो बेचारे जाते हैं फैक्ट्रियों में, मुख्तलिफ सनतों में काम कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए उन्होंने 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल बनाने का वो कहा है, और कहा 3 माह में वो कहते हैं मुकम्मल करें जनाब। ये एक हो गया। और ये जो अभी कुरानंदाजी हुई है ना, ये तो ये सुंदर वाली, इसमें जो कसूर के सनती वर्कर्स हैं उनको 480 फ्लैट मिलेंगे, जबकि जो लाहौर के वर्कर्स हैं उनको मिलेंगे 240, यानी इलाके जो हैं वो वाले। और फिर इसमें जो वर्कर दौराने काम के दौरान अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो फिर उनकी बेवगान के लिए 3% कोटा रखा गया है। और जो स्पेशल वर्कर्स हैं, किसी वजह से मजदूरी का शिकार हैं, तो उनका 2% कोटा रखा गया है अलग से। ये कर रही हैं। और फिर जनाब वो हर फ्लैट जो है कहते हैं कि उसकी 36 लाख रुपया जो है वो लागत है। और फिर सुंदर फेज 2 का भी उन्होंने कहा जनाब, आगाज जो कह रहे हैं, जो मैंने अर्ज किया 1872 फ्लैट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जनाब वो ये है कि 672 फ्लैट्स जो हैं वो बनने हैं सुंदर फेज 2 में, और मुल्तान में 656 बनने हैं, ननकाना साहब में 544 ये फ्लैट वर्कर्स देने हैं, और फिर जंग और कमालिया में लेबर कॉलोनियां बननी हैं, और 2000 सनती कारकुनों को ये 3-3 मरले के मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। ये तो हो गया यहाँ का। और जो इसके मुकाबले में हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले भाई हैं,
और 2013 से वहां वो हुक्मरान है, तो उनका जनाब हाल देख लें वो क्या कर रहे हैं। वो जलसे कर रहे हैं, बस जलसों पे खर्चे जनाब, जलसे पे जलसा। इमरान खान को रिहा करवाना है। वैसे आज फिर मुलाकात का दिन है इमरान खान के दोस्तों का और कोलीग्स का, तो वो उसमें सुहेल अफरीदी साहब नहीं आ रहे। तो ये खबर इनके जराए से आ रही है जनाब, वो उन्होंने लाहौर जाना था तो फिर लाहौर भी नहीं आएंगे, क्योंकि लाहौर वाली इंतजामिया ने कहा कि जनाब हमें इंतजाम करने दें कोई थोड़ा सा, तो बाद में आ पाइएगा। तो ना वो जाएंगे अडियाला और ना आएंगे जहां। और जलसों की पहले तो पेशावर वाला जलसा दिए, 4-5 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से वहां लौटा दिए। फिर ये कोहाट में जो इन्होंने जलसा किया है, ये 14 दिसंबर को किया ना, 14 दिसंबर वाला जलसा, उसमें जनाब इन्होंने 4 करोड़ से ज्यादा जो है सरकारी खजाने से खर्च कर दिए, 4 करोड़ से। वो 36 लाख में एक घर बन रहा है, तो चलो 4 करोड़ से देख ले कितने घर बनते हैं, 3 कुछ 7, 8, 10 तो बनेंगे ना, इतने घर तो बन ही सकते थे, नहीं, लेकिन उनका नहीं जनाब। और उसमें जो ये जो इसकी मंजूरी हुई है, ये 4 करोड़ और 93,000 रुपए जो है ये सरकार जो है वो दे दिए जनाब, दे दिए इनको, दे दे जिनको देने हैं। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि जो मीडिया प्रमोशन है, इसमें से 3 करोड़ रुपए जो है वो मीडिया प्रमोशन पे, ये जो सोशल मीडिया की टीमें रखी हुई हैं इन्होंने, ऐसे तो नहीं भाग भाग के जाते लोग सोशल मीडिया वाले इनके जलसों में, फुटेजेस बनाते हैं, टिकटॉक बनती है, व्लॉग्स बनते हैं, लाइव दिखाते हैं, वो ऐसे तो नहीं हो जाता। ये पैसे जो हैं इन्हीं अल्ले तल्लों पे खर्च हो रहे हैं। ये फर्क थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि ये तो एक 4 करोड़ है ना, इस तरह के पता नहीं कितने 4 करोड़ निकलेंगे, और अभी कितने इन्होंने जलसे जुलूस करने हैं, उन पे जो अखराजात आने हैं। और दूसरी तरफ जो वो जो वर्कर्स के लिए काम हो रहा है, ये अपने पार्टी वर्कर्स के लिए भी काम नहीं कर रहे। अब इन्होंने अपने जो रकान असेंबली है उनको ये कहा कि जनाब जो पार्टी फंड है 10% आप जो है ना उसमें महाना जमा करवाया करेंगे। भाई आपको फंड की क्या जरूरत है। अच्छा, वैसे ये भी है कि 38 करोड़ फलां आए थे, वो फलां खा गया, किस तरह के ख्वाहिश इनके अंदर चल रही हैं पार्टी के अंदर, वो पैसे कहाँ गए, वो पैसे कहाँ गए। यानी तनख्वाहें देने के लिए जो मुलाजमीन है पार्टी ऑफिस ये वो वहां के, तो उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। इनका जनाब आप जो है ना अरकान असेंबली इतने पैसे जमा करवाया करें। तो वो भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जो है दसीदा नहीं करवाने, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ करवाई है पार्टी, ਤੁਸੀਂ अपने तौर पर चलाओ जिदा में चलानी, जिदा फंड पहले इकट्ठे होंगे उदा फंड रेजिंग करो, जो भी करना जो नहीं करना। तो ये अच्छा, इनको वैसे क्या जरूरत है। वो शर्ट जो थी वो पता नहीं कितने अरब उसके जनाब बोली लग गई थी, वो फलां बंदा था, वो जनाब जूता 804 जो है उसकी पता नहीं कितनी कीमत लग गई थी। वो भाई मेरे वो ये रिक्वेस्ट कर देते हैं सरकार से जनाब एक मुलाकात करवा दें, आपको शर्टों का लेके चले जाए अंदर थब्बा, तो वो 50-50 अरब 60-60 अरब शायद में भी 1-1 अरब में वो फरोख्त हो जाए, वो पार्टी फंड इकट्ठे कर लें। आपको किस बात की टेंशन है। और फिर ओवरसीज से कहें भेजे पैसे आपको। वो तो आपने तरसीलात ज़र रोकने के लिए कहा था, वो तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।